बार फिर रुक करेंगे यौम हुकूक अक़लियत के खास प्रोग्राम में जो दिल्ली में मुनक़्क़िद किया गया। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी खिताब कर रहे हैं। बहुत उनका योगदान रहा है, बहुत उनका अनुभव रहा है। मेरे भाई आतिफ रशीद साहब जो अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन हैं और लगातार सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रों में बहुत ही सक्रिय तरीके से सक्रिय भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के हमारे दूसरे सदस्य प्रोफेशन से वो वैसे तो वो शायद एडवोकेट हैं बट करते नहीं प्रैक्टिस अभी। तो हमारे केशुकुरु देबू जी भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी, भाई देव बर्मन जी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो अल्पसंख्यक आयोग उसकी पूरी टीम को आज अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि अभी इकबाल सिंह साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है, लेकिन भारत की जो तस्वीर है और भारत के जो सोच है वो अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया के अन्य देशों से अलग है। और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने 7 सालों के अंदर जो तुष्टीकरण का राजनीतिक छल था उसको समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि तुष्टीकरण के राजनीतिक छल को समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है तो वो उसका एक मैं आपको एक के बाद एक उसका उदाहरण भी दूंगा कि इन 7 सालों में क्या हुआ और 2014 में क्या हुआ, 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद क्या हुआ। आज जो है वो पूरी दुनिया हमारे देश में जो समाज के सभी हिस्से हैं किस तरह से वो तरक्की के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं वो देख रही है, उसका अध्ययन कर रही है और उस पर अपनी बातें कह भी रही है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त 2 बंटवारे हुए और उसके बाद 2 देश बने, एक हिंदुस्तान बना और एक पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान ने पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना और पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरता का रास्ता चुना। आज हिंदुस्तान में दुनिया के सभी मजहबों को मानने वाले, पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, धर्म को ना मानने वाले भी लोग रहते हैं। हिंदुस्तान अकेला देश होगा जहां ऐसे लोग होंगे। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी पंथ को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन उन सबको संवैधानिक और सामाजिक सम्मान और सुरक्षा है उनकी। पड़ोस में क्या है? पड़ोस में जिसने कि बंटवारे के बाद अपने को एक धार्मिक राष्ट्र घोषित किया, कट्टर राष्ट्र घोषित किया, आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है, जहां पर कि वहां के अल्पसंख्यक जब मैं कहता हूं तो मेरे यहां के अल्पसंख्यक और वहां के अल्पसंख्यकों में यह फर्क है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहां के अल्पसंख्यक सिख हैं, वहां के अल्पसंख्यक पारसी हैं, वहां के अल्पसंख्यक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। वो तो असुरक्षित हैं ही, उसके साथ ही साथ जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। और इसीलिए जो है वो जब ये हालात हुई तो मोदी सरकार ने सीए के माध्यम से उन देशों के अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए, पीड़ित प्रताड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए आसान किया रास्ता। और देखा होगा कि आपने अफगानिस्तान में अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वहां से कितनी बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए।
इसलिए हमारी जो ये एक बहुत ही शानदार जानदार हमारा संकल्प है, हमारी संस्कृति है और हमारा संविधान है, हमें उसकी रक्षा भी करनी है और उन ताकतों से हमें होशियार भी रहना है जो हमारा संवैधानिक संकल्प है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उस पर किसी भी तरह की सियासी साजिश और षड्यंत्र करते हों। हमें इस बात से होशियार रहना होगा। आज जो है वो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, कभी कभी आश्चर्य इसलिए होता है कि अल्पसंख्यक समाज एक, उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा संविधान भी गारंटी देता है, समाज भी गारंटी देता है और सरकार की भी गारंटी होती है। उसको कोई कभी भी टच नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि जब हम महिलाओं के स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो उस पर कुछ लोग जो है वो सवाल खड़े करने लगते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ ही साथ हमारे देश की जो आधी आबादी है उसके भी संवैधानिक जो समानता के अधिकार हैं, सामाजिक समावेशी जो विकास के अधिकार हैं, उस पर किसी भी तरह का सियासी हमला नहीं होना चाहिए। और एक बात बिल्कुल हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से भी ये बात साफ है कि जो महिलाएं हैं उनके जो संवैधानिक समानता के अधिकार हैं उस पे किसी भी तरह का तालिबानी सोच और तालिबानी सनक इस पे चलने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि जी आपने जो है वो क्यों महिलाओं को जो है वो कह दिया कि साहब शादी में जो है वो एक बराबर एक ही जो है वो उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी का होना चाहिए। क्या ये कोई हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है क्या? दुनिया के तमाम देशों ने मैरिज के इस प्रोविजन में, मैरिज के इस व्यवस्था में समय समय पे बदलाव किया। इस्लामिक कंट्रीज भी उसमें शामिल हैं। आज बच्चियों की पढ़ाई आवश्यक है। आप कहते रहिए 16 साल में हम कर देंगे, 18 साल में हम कर देंगे, उसके बाद हम फुर्सत हो गए। बच्चियों की पढ़ाई भी चाहिए। वो आज उनकी एजुकेशनल इंपावरमेंट के साथ साथ सोशल इंपावरमेंट की भी जरूरत है। अब कुछ लोग उनके बयान ऐसे देते हैं, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। कहते हैं आवारा हो जाएगी वो लड़की अगर आपने जो है वो 21 साल में शादी करने की तारीख तय कर दी। क्यों भैया आवारा हो जाएंगी? क्या बच्चियों पे तुम्हें विश्वास नहीं, यकीन नहीं? इस तरह की जो सोच है, मुझे लगता है वो ये सोच जो है शुद्ध रूप से तालिबानी सोच हो सकती है, हिंदुस्तानी सोच नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने एक बात साफ कहा है कि महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के संवैधानिक समानता के अधिकार पर किसी भी तरह की तालिबानी सोच और सनक हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। देश संविधान से चलता है। इसलिए हम सबको इस बात पे भी सोचना चाहिए। जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, अब अखबारों में आने लगा कि साहब ये जो तिलाक़े बिद्दत होता है उस पर जो घटनाएं होती थी उसमें कमी आ गई जब से कानून बना। कानून कोई किसी को फांसी देने के लिए नहीं है। अब कहते हैं जी कानून की जरूरत क्या है? अरे कानून की जरूरत तो फिर कत्ल के लिए भी नहीं है, कानून की जरूरत तो है आतंकवाद के लिए भी नहीं है, सब तो है ही है, गैर कानूनी चीज है ये तो। लेकिन उसका भी विरोध करने लगे। हम लोगों ने एक डिसीजन किया कि एक जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बिना पुरुष रिश्तेदार, मोदी जी के निर्णय के साथ, कि पुरुष रिश्तेदार या महरम के बिना जो है वो हज यात्रा पे नहीं जा सकती। उस बाध्यता को हमने खत्म कर दिया। उस पर भी बवाल होने लगा था। तो ये जो सोच है ये नहीं चलनी चाहिए। हमें जो है वो जहां पर एक तरफ देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है, उसी तरह से हमें देश की आधी आबादी और अल्पसंख्यक समाज की भी आधी से ज्यादा आबादी
उसकी भी हमें बराबर से रक्षा करनी होगी। और हमने जो है वो इस चीज को समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते से सफलता करके दिखाया है। मैं आपको केवल एक उदाहरण के तौर से देना चाहूंगा, वैसे तो बहुत लंबे हमारे हैं। 2014 से पहले जो सरकारें थी वो तो बहुत सेकुलर थी, हालांकि मैं तो उस पर भी बड़ी आपत्ति है। संविधान में पंथ निरपेक्षता लिखा गया। अब कुछ लोगों की सनक सवार हुई, उन्होंने कहा पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता बना दो। अरे ये देश तो, हमने अभी पहले कहा कि इस देश में सब धर्म के लोग रहते हैं, धर्म के लोग भी रहते हैं, धर्म के न मानने वाले भी लोग रहते हैं। धर्म निरपेक्ष कहां से हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष हो सकता है। अब वो किसी ने अपना उसको धर्म निरपेक्ष कर दिया और धर्म निरपेक्ष पे बड़ा शोर मचता रहता है। सेकुलर को उन्होंने धर्म निरपेक्ष बना दिया जो कि पंथ निरपेक्ष है। और वो देश, जिस देश के संसद में वासुदेव कुटुंबकम लिखा हो, हमारे यहाँ हमारे देश की संसद में कोई धार्मिक चीजें नहीं लिखी हुई हैं, यानी कि पूरा संसार और संसार के लोग जो है वो हमारे हैं। हमें उनके सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। अब जैसे मोदी जी जब आए तो ये शोर मचा कि साहब ये पहली बात तो ये अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। अब उन्होंने जो है, जिस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय था उसका बजट जो है जब हमको मिला था उसमें 2000 करोड़ रहा होगा, और आज जो है 5000 करोड़ से ज्यादा कर दिया उन्होंने। उसके अलावा जो बच्चियों की बात हम कर रहे हैं, बच्चियों की बात, स्कॉलरशिप जो है वो 2014 से पहले, 2014 के पहले मतलब ये 70 साल हो गए होंगे, 2014 से पहले 3 करोड़ और 3 लाख अल्पसंख्यक समाज को स्कॉलरशिप मिली है। 2014 से पहले 3 करोड़ 3 लाख, मतलब ये 70 सालों की कहानी बता रहा हूं मैं। और 7 सालों में मोदी सरकार ने 2014 के बाद 5 करोड़ 10 लाख स्कॉलरशिप बच्चे बच्चियों को दी है, जिसमें 60% महिलाएं बच्चियां हैं। और जिसका नतीजा हुआ कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट था, वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो 70% था वो 30% पहुंच गया है, और हम 0% करेंगे आने वाले 2 सालों में। ये एक बदलाव है, ये समावेशी सोच है। जब ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास की केवल नारा नहीं है, ये जो है वो एक संकल्प है, और उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए आप, रोजगार की बात है, अलग अलग हम रोजगार के अलग अलग योजनाएं, हमारा मंत्रालय और केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय चलाते रहते हैं। अब एक कभी इकबाल सिंह साहब एक चीज कहा उन्होंने कि साहब जो दस्तकार, शिल्पकार, ये कभी सोचता ही नहीं था कोई। 2016 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि भाई इनकी चिंता होनी चाहिए, ये बिल्कुल जो है ये लुप्त हो रही है। जो दस्तकार है, शिल्पकार है, संग तराश है, कलाकार है, कारीगर है, ये सारे की सारी एक हमारी देश की विरासत है। हुनर हाट के जरिए अब तक 2016 के बाद से अब तक 7 लाख से ज्यादा रोजगार और रोजगार के अवसर दिए। अभी सूरत में चल रहा है हुनर हाट, दिल्ली में होने वाला है, थोड़ा डेट में नए वायरस की वजह से कुछ एक आध हफ्ते की इधर उधर होगी। अब वक्फ संपत्ति इस देश में जो है वो डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा इस देश में है। लगभग 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं, अचल संपत्तियां जो कि रजिस्टर्ड हैं, पता नहीं अनरजिस्टर्ड भी होंगी कुछ। उनको इनकी जियो टैगिंग करना, उनके रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करना, ये सारी चीजें हुई। अब हमारे पारसी समाज के भाई बैठे हुए हैं। पारसी समाज जो अल्पसंख्यक समाज में सबसे कम आबादी वाला है। अब पारसी समाज की आबादी लगभग जो 2011 का सेंसस था लगभग 50,000 रह गई, 50,000 है, 60,000। हम लोगों ने चिंता की, प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई ये इस समाज का देश के
तरक्की में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और इस समाज की घटती हुई आबादी, और समाज में तो हम लोग कहते हैं आबादी कम करो, हमें इनकी आबादी बढ़ानी होगी। और उसके लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम शुरू किया। और मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि उस जियो पारसी कार्यक्रम के कारण मोर देन 350 बच्चे बच्चियों का जो है वो जन्म हुआ पारसी समाज में। उसके लिए हम आर्थिक मदद करते हैं, उसके लिए हम जो मेडिकल सपोर्ट होता है वो करते हैं। अब आप पहले तो अल्पसंख्यक मतलब कभी मान नहीं जाते कि अल्पसंख्यक पारसी भी है, अल्पसंख्यक सिख भाई भी है, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन भी है, मान ही नहीं जाते थे। ये लोग कहते थे, जो अल्पसंख्यक नाम लेते थे समझते थे कि बस मुसलमान है, इनको गाली दे दो अल्पसंख्यक। अब थोड़ा डरे हैं कि मैंने अब अल्पसंख्यक में शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सिख अल्पसंख्यक होता है, जैन अल्पसंख्यक होता है, बौद्ध अल्पसंख्यक होता है, पारसी अल्पसंख्यक होता है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक होता है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। तो गाली देना कम हुआ है अभी कुछ लोगों का। नहीं तो अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक करते रहते थे कुछ लोग। और समाज के, इस समाज के सभी, मेरे पास पूरा डिटेल है, कभी मैं आतिफ भाई को और इकबाल सिंह साहब को और हमारे देवू जी को दूंगा। उसको आप जरूर समाज में बताइएगा कि जो जैसे सिख समाज की पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी स्कॉलरशिप, पॉपुलेशन के हिसाब से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, पॉपुलेशन के हिसाब से उनका जितना रेशियो है उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा किया गया है कहीं पे। अब उसी तरह से जो है वो केवल यही नहीं है, मैं आपको, सिख समाज है, अब प्रधानमंत्री जी आने के बाद बहुत ऑनेस्टी के साथ सिख समाज के तमाम ऐसे सरोकार थे जिन सरोकारों के लिए बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, बिना ढोल पीटे हुए किया, बिना उसका कोई हमें लाभ होगा कि नहीं होगा इसको बिना कहे हुए किया। अब करतारपुर साहब कॉरिडोर, उसके अलावा जो अभी गुरुद्वारा सर्किट की बात चल रही है, और तमाम ऐसे जो उपाय हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। मैं तो पंजाब की गवर्नमेंट से कहते कहते थक गया। मैंने इकबाल सिंह जी को भी कहा था जरा कहिए। अब उन्होंने जो है वो, हमने कहा भाई तुम जहाँ जहाँ पे जिन जिन दूर दराज के इलाकों में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, बनवाओ, पैसा देंगे। कभी कभी भूले बिसरे थोड़े बहुत प्रपोजल भेज देते हैं, वो भेजते नहीं, सबसे पीछे हैं वो, पीछे इस काम में। पैसा हम दे रहे हैं लेकिन आप जो है वो वहां पे बनाने को तैयार नहीं है। वो अपनी अपनी उनकी समस्या है। उसी तरह से इन 7 सालों में अगर आप जो अन्य योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का कि भारत सरकार के माध्यम से होती है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, बिजली गांव तक पहुंचाने की योजना हो, ये सभी योजनाओं का एक लंबी श्रृंखला है, आयुष्मान योजना हो, इन सभी का जो है वो लगभग अल्पसंख्यक समाज को 25 से 35% लाभ अल्पसंख्यक समाज को हुआ है, जो पिछड़ा था, कमजोर था। अब घर बनाने की बात थी, पता लगा कि जो है वो जब ढूंढे गए कि किन इलाकों में पक्के घर नहीं है, तो ज्यादातर वो इलाके आए जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे, वहां घर बन गए। बिजली किन जगहों पे नहीं थी, अंधेरा था बिजली का, पता लगा कि वो कौन से इलाके हैं जहां ज्यादातर बिजली नहीं है, तो उसमें 60% ऐसे गांव निकले, ऐसे इलाके निकले जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अन्य जहां पे हो। यानी कि एक बहुत बड़ा गैप, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता था कि इनको अंधेरे में रखो, इनको विकास की धारा से दूर रखो, और ताकि इनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, वो रुका है, वो रोकने की कोशिश की गई है। मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से हमारा देश, और मैं तो देश के लोगों को, देश के और हिंदुस्तानियों को, और हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को भी मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूं। ये देश अगर
पंथ निरपेक्ष बना है, ये देश अगर सेकुलर बना है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लोगों की संस्कृति और मेरे देश के लोगों के संस्कार का है। कि जब एक पड़ोस का देश जो है वो इस्लामिक देश का झंडा लहरा रहा था, तो हमारे देश में पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया। ये एक बहुत बड़ी वो है। इस विरासत को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहते हैं कि हमें आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे के जख्म को भी याद रखना चाहिए, और जो लोग आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे के जख्म को याद रखेंगे, वो हमारी इस पंथ निरपेक्षता की, हमारी ये साझा विरासत, कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आप पड़ोस में देख लीजिए क्या हो रहा है। अल्पसंख्यकों की बात छोड़िए, मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, सैकड़ों लोग वहां मार दिए जाते हैं। वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है। इसलिए हमें अमन हमारे लिए प्राथमिकता है। अमन के साथ विकास, सबका विकास। इसलिए आज की तारीख में कोई ये नहीं कहता कि अब मोदी जी आने के बाद जो है वो भेदभाव कर दिया किसी के साथ। मोदी जी ने आने के बाद जो है वो शिक्षा में जो है वो स्कॉलरशिप देने में कहा कि जी स्कॉलरशिप इनको दो, इनको ना दो, इसलिए कि वोट नहीं देती है। कहीं नहीं हुआ। हम जो है वो डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, सम्मान के साथ सशक्तिकरण और बिना तुष्टीकरण विकास, ये एक नारा है। और नारे का मतलब तुष्टीकरण का शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण का मतलब ये नहीं होता कि कोई गाली है। तुष्टीकरण मतलब खुश करो और काम कुछ मत करो, वो बंद हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें अल्पसंख्यक आयोग बड़ी भूमिका निभाएगा। हमारे देश के समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक तरक्की के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बने। इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। इसमें हम सबको एकजुट होकर के देश की तरक्की के साथ साथ देश की शांति, देश के सौहार्द और देश के भाईचारे को भी मजबूत रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।